Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd February 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about navigational satellite number 02 malfunction. So this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. देखते हैं क्या डेवलपमेंट हुई है। आई होप कि जो लास्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस था 30 जनवरी को हमने जो किया था वो आपको याद होगा। वहाँ पे हमने 100 इसरो की सैटेलाइट लॉन्च के बारे में डिस्कस किया था। इस टॉपिक को आगे ले जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए पिछले 2 दिनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं वो हैं इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का प्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। तो उसको लेकर के हमने डिटेल एनालिसिस की ऑन यूट्यूब और उसका एक टेस्ट भी कल कंडक्ट कराएंगे हम लोग। वो आपको पहले ही इन्फॉर्म किया जा चुका है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट के ऊपर शाम को होगा कल 4 फरवरी को। तो इस कारण से पिछले 2 दिनों में हमने जो ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर एनालिसिस मेथड है उसको रोका था। 30 जनवरी के बाद हमारा पहला न्यूज़पेपर एनालिसिस है। तो 30 जनवरी के एनालिसिस में वी डिस्कस्ड अबाउट इसरोज 100th लॉन्च विच वाज विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। सेकेंड जनरेशन के सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे थे। सेकेंड जनरेशन में भी सेकेंड सैटेलाइट, इसीलिए इसका नाम है नेविगेशनल सैटेलाइट नंबर 02, उसको लॉन्च किया गया। लॉन्च तो सक्सेसफुली हो गया, बट आगे जाकर के जिस ऑर्बिट में इसको प्लेस करना था वहाँ पे ये प्रिसाइज तरीके से नहीं रखा जा सका। दैट इज वाई वी कैन से कि NVS-02 माल फंक्शनड। क्या करना था, क्या किया जाना था जो नहीं हो पाया, वो जरा समझते हैं। देखिए लॉन्च कुछ ऐसे होना था, लॉन्च कर दिया हमने, उसके बाद द सैटेलाइट वाज टू बी पुट इनटू जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो ट्रांसफर ऑर्बिट एक तरीके का एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है जिसमें पहले रखा जाता है सैटेलाइट को बिफोर इट कुड बी अल्टीमेटली प्लेस्ड इनटू दिस ऑर्बिट, ये वाला ऑर्बिट जिसको हम लोग कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, या शॉर्ट में कह सकते हैं GEO। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की क्या खासियत होती है कि इसकी हाइट लगभग अर्थ सरफेस से 35,786 किलोमीटर की होती है। और इस कारण से होता क्या है, इस हाइट पे जब हम सैटेलाइट को रखते हैं तो उस पे इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है विच इज सफिशिएंट इनफ टू अलाउ दिस सैटेलाइट टू हैव दैट रोटेशनल स्पीड या एंगुलर स्पीड, जिस कारण से इस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है टू कंप्लीट वन ऑर्बिट वो 24 आवर्स का हो जाए। यानी कि जितने टाइम में अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करता है ये सैटेलाइट भी उतने टाइम में अपना इस ऑर्बिट के ऊपर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले। इससे फायदा क्या होगा कि अर्थ की और इस सैटेलाइट की टाइम पीरियड बराबर हो जाएगी। अब इस कारण से दिस सैटेलाइट विल रिमेन ऑलवेज अबोव वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द अर्थ बिकॉज देयर टाइम पीरियड इज सेम। तो जो इस हाइट पे ऑर्बिट होता है उसको हम लोग कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। उसका टाइम पीरियड और अर्थ का टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रोटेशन इज सेम। बट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी एक स्पेशल तरीके का ऑर्बिट होता है, इसको हम लोग कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट विच इज जस्ट अबोव द इक्वेटर। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो सैटेलाइट बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसको हम लोग जस्ट अबोव द इक्वेटर वाला जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है जिसको हम लोग कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, उस पे उसको लॉन्च किया जाए। तो 2-3 चीज़ों को मिक्स नहीं करते हैं, मैं एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूँ फिर आगे चलते हैं। पहले ऑर्बिट की बात समझ लेते हैं। अर्थ सरफेस से 35,786 किलोमीटर की हाइट पे जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट पे अगर सैटेलाइट्स को रखा जाए तो उसकी टाइम पीरियड होती है 24 आवर्स। इस तरह के ऑर्बिट को कहा जाता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। बट इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्बिट है उसको कहते हैं हम लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज जस्ट अबोव द इक्वेटर। तो इस कारण से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर हम कोई सैटेलाइट रखते हैं तो फिर दैट सैटेलाइट विल ऑलवेज रिमेन ओवर वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द अर्थ।
अदरवाइज किसी और पे रखेंगे तो किसी दूसरे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखेंगे जो टाइम पीरियड तो 24 आवर्स का दे रहा है लेकिन इक्वेटर के ऊपर नहीं है, तो फिर वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अर्थ के ऊपर हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि इट इज रिवॉल्विंग विथ एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो ये तो बात हो गई ऑर्बिट्स की, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और उसमें स्पेशल तरीके का ऑर्बिट जिसका नाम है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब जो हमने ये सेकेंड नेविगेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया था हाल फिलहाल में, इसको रखा जाना था एक जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। बट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं? पहले लॉन्च किया, लॉन्च के बाद एक ट्रांजिशन फेज होता है जिसमें द सैटेलाइट हैज टू बी पुट इनटू अ एलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसको हम लोग कहते हैं जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। और जियो ट्रांसफर ऑर्बिट से फिर इसको अल्टीमेटली पुट किया जाता है इन द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। यहाँ पे ये जो एलिवेशन फ्रॉम जियो ट्रांसफर ऑर्बिट टू जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट था, वो पर्टिकुलर स्टेप फेल हो गया। द ऑक्सीडाइजर that was required to be released in order to fire थ्रस्टर देते, थ्रस्ट होता फ्रॉम द थ्रस्टर, तो जाकर के वो जियो ट्रांसफर ऑर्बिट से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जा पाता इसमें। और थ्रस्टर फेल हो गया क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला, और ऑक्सीजन इसलिए नहीं मिला क्योंकि वाल्व सिस्टम्स फेल हो गए। इतना टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना है, बट द पॉइंट इज ऑर्बिट रेजिंग मैनूवरिंग में माल फंक्शनिंग हुई है। अब जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में तो है ही हमारा ये सैटेलाइट, तो इसरो सोच रही है कि कम से कम इसी ऑर्बिट में रख करके इसका कुछ फायदा उठाया जाए, बिकॉज द सैटेलाइट इज ऑलरेडी हैविंग सम पेलोड्स। NVA-02 has navigational payloads, for example L1, L5 and S बैंड ऑफ रेडियो वेव्स को सपोर्ट करने वाले इसके पास पेलोड्स हैं, यानी कि ऐसे इसके पास इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो L1, L5 एंड S बैंड के रेडियो वेव्स को कम्युनिकेट करा सकते हैं। L1 बैंड के जो रेडियो वेव्स हैं वो सिविलियन नेविगेशन में जैसे GPS रिसीवर वगैरह में काम आते हैं। L5 के जो रेडियो वेव्स हैं दे आर मोर प्रिसाइज, सो दे आर यूज्ड फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल एविएशन, जहाँ पे जान जाने का भी खतरा हो सकता है, तो ज़्यादा प्रिसाइज सिचुएशंस में डिजास्टर मैनेजमेंट या एविएशन में L5 बैंड का इस्तेमाल किया जाता है रेडियो वेव का फॉर transmission of information. And then is S band. S band is a two-way satellite communication system. तो S band के जो रेडियो वेव्स हैं वो दो वे कम्युनिकेशन सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे सैटेलाइट मोबाइल फोन्स वगैरह काम कर सकते हैं। आप बातचीत कर सकते हैं या मैसेजिंग एक दूसरे को कर सकते हैं डायरेक्टली इन लाइव चैट मैनर। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एस बैंड रेडियो वेव्स। और ये जो हमारा सैटेलाइट है इसके पास तीनों तरीके के पेलोड्स हैं जो L1, L5 एंड S बैंड रेडियो वेव्स को सपोर्ट कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही रह गया है, GTO में ही रह गया है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में नहीं भेजा जा सका है। तो इसी में से इसका यूज करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसरो विल ट्राई टू यूज दीज नेविगेशन पेलोड्स फ्रॉम इलिप्टिकल ऑर्बिट ओनली। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 4 न्यू रामसर साइट्स एडेड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। रामसर साइट्स के बारे में देखने से पहले एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं अबाउट वेटलैंड्स। वेटलैंड्स वो इकोसिस्टम हैं विच आर पार्शियली टेरेस्टेरियल एंड पार्शियली वाटर, मतलब थोड़ा बहुत लैंड भी है, थोड़ा बहुत वाटर भी है। तो इस तरीके के इकोसिस्टम को हम लोग कहते हैं वेटलैंड्स। तो लैंड बेसिकली सैचुरेटेड विथ वाटर, तो मार्सी लैंड्स हो सकते हैं इसके अंदर, छोटे मोटे पॉन्ड्स वगैरह हो सकते हैं, लेक हो सकते हैं जिनको हम लोग वेटलैंड कह सकते हैं। इवन ओशनिक कोस्ट कैन बी कॉल्ड वेटलैंड्स। बट कंडीशन बस ये है कि ड्यूरिंग द लो टाइड टाइम द डेप्थ शुड नॉट एक्सीड मोर देन 6 मीटर्स, तभी जाकर के उस ओशनिक कोस्ट को हम लोग कह पाएंगे वेट लैंड। बहुत ज़्यादा डीपर एरिया में जाने के बाद हम लोग ओशन के अंदर उसको वेटलैंड नहीं कह सकते। इवन रिवराइन बॉर्डर्स कैन बी कॉल्ड वेटलैंड्स। वेटलैंड्स की खासियत है कि दे सिंस दे हैव वाटर एज वेल एज लैंड बोथ दे सपोर्ट रिच बायोडाइवर्सिटी। साथ ही साथ चूंकि वो मार्सी एरिया है तो दे एक्ट एज अ फिल्टर,
वो जो वाटर है उसको परकोलेट करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में वो मदद करते हैं, साथ ही साथ वो फिल्टर का काम करते हैं, जो इम्प्यूरिटीज होती है उसको रिमूव करते रहते हैं। एंड दैट इज वाई वेटलैंड्स आर समटाइम्स ऑल्सो नोन एज किडनीज ऑफ द अर्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है वेटलैंड, सपोर्ट फिशरीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, टूरिज्म, समटाइम्स ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, रिवराइन ट्रांसपोर्ट। फ्लड कंट्रोल में भी हेल्पफुल होते हैं बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर। तो आपने सुना होगा कि भारत सरकार प्लान कर रही थी कि छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए जाए, वेटलैंड्स बनाए जाए असम के प्लेन्स में, वो फ्लड को, मैसिव फ्लड को मिटिगेट करने के लिए। क्योंकि जो छोटे छोटे वेटलैंड्स होते हैं दे कैन एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर ड्यूरिंग द हेवी रेनफॉल टाइम, सो दे कैन एक्ट एज नेचुरल स्पॉन्जेस। तो ये सब फायदे हैं वेटलैंड्स के। अब वेटलैंड्स इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन लाई गई फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, जिसका नाम है रामसार कन्वेंशन। ये रामसार कन्वेंशन इज नेम्ड आफ्टर ए सिटी इन ईरान। रामसार कन्वेंशन was signed on 2nd February 1971, and that is why this day, 2nd February, is celebrated worldwide as World's Wetland Day. दिस कन्वेंशन इज नॉट लीगली बाइंडिंग। इसके जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं वो बस कमिट करते हैं कि हम अपने अपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे। दिस इज नॉट लीगली बाइंडिंग येट। प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट नाइदर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस या यूनेस्को कन्वेंशंस। यूनाइटेड नेशन या यूनेस्को कन्वेंशन से इसका सीधा लेना देना नहीं है। एंड टू बिकम ए मेंबर ऑफ दिस कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, किसी भी देश को अपना कम से कम एक वेटलैंड इस रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत रजिस्टर कराना होता है। और वो वेटलैंड रामसार कन्वेंशन के अंदर रजिस्टर किए जाने के लिए उसको 9 में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा करना होता है। 9 क्राइटेरिया, जैसे कि इट मस्ट बी सपोर्टिंग सम वल्नरेबल या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। उसके अलावा इट मस्ट बी रेगुलरली सपोर्टिंग 20,000 और मोर वाटर बर्ड, समथिंग लाइक दैट। सो देयर आर 9 सच क्राइटेरिया। उनमें से एटलीस्ट वन क्राइटेरिया हैज टू बी फुलफिल्ड बाय अ वाटर बॉडी इन ऑर्डर टू गेट इनटू रामसार लिस्ट। और किसी भी देश को रामसार कन्वेंशन का सिग्नेटरी होने के लिए कम से कम अपने एक वाटर बॉडी को तो रामसार लिस्ट में इंक्लूड कराना होगा। रामसार लिस्ट में इंक्लूड होते ही किसी भी वाटर बॉडी के वो देश उस रामसार कन्वेंशन का मेंबर बन सकता है। रामसार कन्वेंशन का मेंबर बनने से होता क्या है कि वर्ल्ड वाइड जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं वेटलैंड कंजर्वेशन को लेकर के, वो फिर सब डिसिमेट होते हैं। और वो नॉलेज ट्रांसफ़र की मदद से, डिसिमिनेशन की मदद से, फिर अलग अलग देशों को कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट में मदद मिलती है टू कंजर्व देयर वेटलैंड्स। बट कोई इंटरनेशनल फंड अलग से नहीं आता है वंस रामसार साइट इज इंक्लूडेड फ्रॉम ए कंट्री इनटू, वंस ए वेटलैंड इज इंक्लूडेड इनटू द रामसार साइट, नो स्पेशल एक्स्ट्रा फंड इज प्रोवाइडेड, बट नॉलेज या इंफॉर्मेशन जरूर ट्रांसफ़र किया जाता है फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। बात की जाए दुनिया के देश जिनमें सबसे ज़्यादा वेटलैंड रजिस्टर्ड है रामसार लिस्ट में, तो सबसे ऊपर नाम है यूनाइटेड किंगडम का, एंड दूसरे नंबर पे है मेक्सिको का। एरिया वाइज बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया जो रामासार साइट्स के अंतर्गत आता है जिस देश का, वो है बोलीविया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 फरवरी को यानी कि कल का दिन हम लोग वर्ल्ड वाइड मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, बिकॉज इसी दिन रामसार कन्वेंशन साइन हुआ था। इट वॉज साइंड ऑन दिस डे। तो साल 2025 में जो हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। एक बात और आपको समझनी है, जैसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है, या यूएन सीबीडी है, या यूएन सीसीडी है, कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, सबका जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है जहाँ पे सिग्नेटरी जो मेंबर कंट्रीज हैं दे यूनाइट वंस टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो वैसे ही ये जो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड है जिसका नाम है रामसार कन्वेंशन, इसकी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है। इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 साल में एक बार होती है, ट्राई एनियल मीटिंग होती है। संयोग से 2025 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स की भी, या रामसार कन्वेंशन की, जो कहना आप कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। रामसार कन्वेंशन या कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15। सो डोंट थिंक कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सिर्फ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के लिए होता है। अलग अलग इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं। तो इस साल 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगी कन्वेंशन ऑन वेटलैंड की, विच विल बी हेल्ड इन जिम्बाब्वे एट विक्टोरिया फॉल्स। इट विल बी कंडक्टेड इन जुलाई। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं।
तो दो महत्वपूर्ण न्यूज हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेटलैंड्स। एक तो है वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन का। तो वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन एक इनिशिएटिव है या स्कीम है अंडर रामासार कन्वेंशन ओनली, which recognizes the important cities that have put exceptional efforts for conserving urban wetlands। तो रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत ही कॉन्सेप्ट है वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन का, जहां पे अर्बन एरियाज को रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉर देयर एक्सेप्शनल एफर्ट्स फॉर कंजर्विंग देयर वेटलैंड्स। और रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत जो वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन अभी तक किए गए उसमें 74 सिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड अक्रॉस 27 कंट्रीज। अच्छी बात यह है, गुड न्यूज़ ये है कि अब हाल फिलहाल में पहली बार भारत के भी दो शहर इस वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन में इंक्लूड हुए हैं, इंदौर एंड उदयपुर। मींस दीज टू सिटीज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर एफर्ट्स टू कंजर्व अर्बन वेटलैंड्स इन देयर ज्यूरिडिक्शन। उसके अलावा जो रामसार लिस्ट है उसमें भारत की तरफ से 4 और वेटलैंड्स इंक्लूड कर दिए गए हैं। सो नाउ दिस मेक्स द टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स फ्रॉम इंडिया इनटू रामसार लिस्ट 89। जो 4 नए रामसार वेटलैंड्स अब भारत की तरफ से होंगे वो हैं सक्करकोटाई बर्ड सेंचुरी फ्रॉम तमिलनाडु, इट इज क्लोज टू गल्फ ऑफ मन्नार रीजन। हरतांगल बर्ड सेंचुरी अगेन फ्रॉम तमिलनाडु, इट लाइज अलोंग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे होता क्या है, देखिए वो एरियाज, वो रीजन्स विच आर टेकन अप एज माइग्रेटरी रूट बाय द माइग्रेटरी बर्ड्स। देखिए माइग्रेट बर्ड्स का क्या है, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो माइग्रेट करते रहते हैं। उनका ब्रीडिंग सीजन होता है रिलेटिवली वार्मर टाइम में, तो वार्मर टाइम में वो ब्रीड करते हैं और विंटर के टाइम में फिर उस एरिया में जब विंटर होता है तो वहाँ से माइग्रेट आउट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल साइबेरियन रीजन में देयर आर सम बर्ड्स जो वहाँ पे इन रिलेटिवली जो समर टाइम होता है साइबेरियन एरिया का, वहाँ पे वो ब्रीड करते हैं। जब वहाँ पे विंटर का टाइम आ जाता है तो दे स्टार्ट माइग्रेटिंग आउट फ्रॉम दैट एरिया, और वो मूव करके फ्लाई करके दूर दूर तक जाते हैं। जब यहाँ पे विंटर तो सदर्न हेमिस्फीयर में वो माइग्रेट कर जाते हैं, जब यहाँ पे समर आता है तो वापस से यहाँ आ जाते हैं फॉर ब्रीडिंग पर्पस। तो बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स आर दोज हु कीप ऑन ट्रैवलिंग अक्रॉस द ईयर, दे टेक अप माइग्रेटरी रूट्स, they travel longer distance, and they keep on shifting grounds in their breeding as well as winter time. So they take Arctic, Central Asian regions वाला रूट। तो उनके कई सारे रूट्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स के कई सारे रूट्स हैं, बट एक जो इम्पोर्टेंट रूट है जिसका नाम है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में कई सारे वाटर बॉडीज हैं या वेटलैंड्स हैं, क्योंकि बर्ड जो हैं वो फ्लाई करते वक्त वो अलग अलग वाटर बॉडीज या वेटलैंड्स पे हॉल्ट करते हैं। तो जैसे अमूर फाल्कन की बात कर ली जाए तो अमूर फाल्कन जो है वो साइबेरियन रीजन से चलता है, नागालैंड के डोयांग लेक पे हॉल्ट करता है। इस तरीके से फिर वो जब नदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी का टाइम होता है तो अफ्रीकन कंट्रीज में, सदर्न अफ्रीकन रीजन में चला जाता है। वैसे ही ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है जहाँ पे कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स समर और विंटर में अपने लोकेशंस को शिफ्ट करते रहते हैं एज पर द कंड्यूसिव वेदर फॉर देम। तो इन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे रीजन में कई सारे वाटर बॉडीज हैं बिकॉज द बर्ड्स टेक्स दिस रूट ओनली मेनली बिकॉज ऑफ द वाटर बॉडीज, बिकॉज बर्ड्स प्रेफर टू हॉल्ट एट वाटर बॉडीज। तो इसी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंतर्गत आता है ये थेरांगतल बर्ड सेंचुरी विच हैज बीन नाउ इंक्लूडेड इन रामसार लिस्ट फ्रॉम इंडियन साइड, इट इज इन तमिलनाडु। उसके अलावा उद्धव लेक फ्रॉम झारखंड, उद्धव लेक का नाम उद्धव पड़ा है फ्रॉम द नेम ऑफ सेंट उद्धव हु वाज कंसिडर्ड एज फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उद्धव लेक पहला लेक होगा रामसार साइट में फ्रॉम झारखंड। उसके अलावा खेचोपलरी लेक, केचियो पालरी लेक फ्रॉम सिक्किम। इस लेक को विश फुलफिलिंग लेक भी कहा जाता है बिकॉज दिस लेक इज कंसिडर्ड टू बी ब्लेस्ड बाय गुरु पद्म संभव एंड गॉडेस तारा। सिक्किम से ये भी पहला रामसार डेजिग्नेटेड वेटलैंड होगा। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
मेंस में वेटलैंड के ऊपर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, उनके इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में, उनके डिग्रेडेशन को लेकर के कंसर्न्स जो है उसके बारे में। तो ये सिंपल सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अटेम्प्ट दिस। साथ ही मैंने हिंट्स भी दे रखा है। स्कीम फॉर ट्राइबल्स इन बजट 2025-26। तो मैंने आपको पहले भी कहा था बजट के डिस्कशन में कि जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो तो मैंने यहाँ आपको बता दिए, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होंगे जो मेन बजट डिस्कशन में रह गए, उनको हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस के थ्रू कवर करेंगे। तो देखते हैं, ये जो आर्टिकल है ये बता रहा है कि इम्पोर्टेंट स्कीम्स जिनके लिए भारत सरकार ने इस साल के यानी कि 2025-26 के बजट प्रेजेंटेशन के दौरान बजटरी एलोकेशन किया है फॉर ट्राइबल्स, वो मेनली तीन है। पीएम जनमन स्कीम, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान एंड एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ओवरऑल जो फंड एलोकेट किया गया है टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स, उस वो फंड है 14,925 करोड़। नो नीड टू मग अप दिस नंबर, बट इस फंड के इस्तेमाल करके मेनली तीन स्कीम्स को रन किया जाएगा। सो दीज थ्री स्कीम्स आर द मेजर intake schemes as far as the schemes to be run by Ministry of Tribal Affairs for the welfare of tribals are concerned. तो पीएम जनमन स्कीम की बात की जाए तो इसको लगभग 2 साल पहले लॉन्च किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस के अंतर के अवसर पे। जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है, बिकॉज इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रेवर्ड ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा जी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री जनमन स्कीम लॉन्च किया गया था 2 साल पहले। इसके अंतर्गत जो ट्राइबल्स के अंदर भी जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिनको हम लोग कहते हैं पीवीटीजीज, भारत के अंदर 75 ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किए गए हैं विच आर कंसिडर्ड टू बी वेरी वल्नरेबल। नाम उनको अलग से नाम दिया गया है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो पीवीटीजीज के लिए ये जनमन स्कीम उनके हाउसिंग को बेहतर करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी, हेल्थ, कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन या उनके लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को भी ऑगमेंट करने के लिए लाया गया है प्रधानमंत्री जनमन स्कीम। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री जनमन स्कीम इज नॉट फॉर ऑल द ट्राइबल्स, इट इज़ मेनली फॉर द particularly vulnerable tribal groups. There are 75 particularly vulnerable tribal groups across the country. दूसरा है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये स्कीम पिछले साल भारत सरकार ने लॉन्च किया था 2024 में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया था फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। ये स्कीम जो है सारे ट्राइबल्स के लिए इन जनरल अवेलेबल है। इसमें भी मोटा मोटा फोकस एरिया वही है, बट जैसे जो प्रधानमंत्री जनमन में था, बट दिस इज फॉर एवरी ट्राइबल। इस स्कीम का नाम जो है धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसमें ये जो धरती अब्बा है, दिस वर्ड हैज बीन डिराइव फ्रॉम और इज रिलेटेड विद बिरसा मुंडा जी ओनली। बिरसा मुंडा जी के बारे में मैंने बात की थी कि उनके जन्म दिवस के ऊपर 15 नवंबर को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। तो बिरसा मुंडा जी के ऑनर में ही ये स्कीम भी लाया गया है, क्योंकि बिरसा मुंडा इज ऑल्सो नोन एज धरती अब्बा, फादर ऑफ द अर्थ बाय द ट्राइबल कम्युनिटी। और तीसरा एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल। ये स्कीम लाया गया था बहुत पहले 1997-98 में ही। इसके अंतर्गत जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी वाला एरिया है, जहाँ पे प्रीडोमिनेंटली शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है ज़्यादा, वहाँ पे स्पेशल स्कूल्स खोले जाएं ताकि शेड्यूल ट्राइब बच्चों को बेहतर एजुकेशन फैसिलिटी दी जा सके। क्वालिटी एजुकेशन टू द शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी चिल्ड्रन, उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल फैसिलिटी देने के लिए ये स्कीम लाया गया, एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल। द स्कूल या स्कीम प्रोवाइड्स कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन। इसके लिए जो फंड आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है टू द स्टेट गवर्नमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड अंडर आर्टिकल 275। तो आपको पता है कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट को अपना, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना टैक्स का कुछ पैसा तो देना होता है स्टेट गवर्नमेंट्स को, जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल टैक्स डिवॉल्यूशन। अब वो वर्टिकल टैक्स डिवॉल्यूशन के अलावा कुछ ग्रांट भी देना होता है स्टेट्स को। उसमें से कुछ होते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, को तो होते हैं वॉलेंट्री ग्रांट्स। तो उसमें से ग्रांट के तौर पे स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाता है कुछ पैसा अंडर आर्टिकल 275। उसी ग्रांट इन एड की मदद से स्टेट गवर्नमेंट्स रन करते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो पॉइंट ये है
कि ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम है भारत सरकार की स्कीम। इसके अंतर्गत भारत सरकार फंड देती है टू द स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर आर्टिकल 275 प्रोविजन which talks about grant in aid given by the central government to the state government। है भारत सरकार की स्कीम बट इट्स मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकन केयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए होता है। एक किसी भी स्कूल की पर्टिकुलर स्कूल की कैपेसिटी होती है 480 स्टूडेंट्स की। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड लेप्रोसी डे इंपॉर्टेंट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ। तो भारत के अंदर वर्ल्ड लेप्रोसी डे हम लोग 30 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। वैसे वर्ल्ड वाइड कन्वेंशन कुछ ऐसा है कि लास्ट संडे को वो लोग पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड लेप्रोसी डे ऑब्जर्व किया जाता है, बट भारत में 30 जनवरी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। रीजन बीइंग इट इज़ द मार्टायरडम डे ऑफ या डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी एंड महात्मा गांधी वाज हाईली कमिटेड टू द कॉज ऑफ लेप्रोसी अफेक्टेड पीपल। इसीलिए हम लोग 30 जनवरी को भारत के अंदर वर्ल्ड लेप्रोसी डे ऑब्जर्व करते हैं। लेप्रोसी की अगर बात की जाए इस बीमारी की, तो इट्स ए नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। देखेंगे इसके बारे में और अगले स्लाइड्स में। इस साल जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे ऑब्जर्व किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, उसका थीम है यूनाइट एक्ट एंड एलिमिनेट, शॉर्ट में कहें तो यूएई। लेप्रोसी की बात की जाए तो इट्स ए हैंसन डिजीज, इट्स ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज, नाम है बस। अगर नेचर की बात की जाए तो इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्राe। दुनिया भर के आधे से ज़्यादा लेप्रोसी इन्फेक्टेड पीपल भारत के अंदर हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा इसकी संख्या बिहार के अंदर है लेप्रोसी इन्फेक्टेड लोगों की। लेप्रोसी इन्फेक्शन के अंदर होता क्या, इस माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के इन्फेक्शन से होता क्या है कि स्किन के ऊपर रेड पैचेस पड़ जाते हैं, धीरे धीरे स्किन जो है वो, और साथ ही साथ इवन इन सम केसेस द बोन्स कार्टिलेजेस also starts getting degenerated. It leads to numbness in arms, hands and legs. अल्सर हो सकता है इन द सोल्स ऑफ द फीट, मसल वीकनेस करा देता है, एक्सेसिव वेट लॉस होता है, और अगर इसको टाइम पे क्योर नहीं किया गया तो इट कैन लीड टू डिफॉर्मिटी एंड डिसेबिलिटी अमंग्स द अफेक्टेड पीपल। इसका ट्रीटमेंट संभव है, किया जा सकता है, सिंस माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के कारण होता है, तो एंटी बैक्टीरियल जो ट्रीटमेंट्स होंगे उनकी मदद से इसको ठीक किया जा सकता है। तो WHO द्वारा अप्रूव्ड जो ट्रीटमेंट है लेप्रोसी के लिए उसका नाम है MDT। MDT इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, रिफैम्पिसिन, क्लोफाजिमीन एंड डैप्सोन। पूरा नाम याद ना रखें तो भी चलेगा, MDT याद रखें तो ठीक रहेगा। भारत के अंदर जो लेप्रोसी पेशेंट्स हैं उनको MDT फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। 2016 में लेपर्स एक्ट लाया गया था। इनफैक्ट पहले से लेप्रोसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए कानून था, उसको अमेंड किया गया था 2016 में, एंड अमेंड करके पुराने कानून को रिपील कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इट वाज समहाउ लीडिंग टू वे डिस्क्रिमिनेशन फॉर अगेंस्ट द पीपल अफेक्टेड विथ लेप्रोसी। नया कानून लाया गया और नए कानून की मदद से लेप्रोसी इन्फेक्टेड लोगों के अगेंस्ट किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर को क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया। भारत सरकार ने स्पर्स लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू किया इन ऑर्डर टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ lack of awareness regarding leprosy and stigma and discrimination। अवेयरनेस जरूरी क्यों है लेप्रोसी के केस में? क्योंकि जैसे ही कोई इंसान लेप्रोसी से अफेक्टेड हो जाता है, लोग उसके नज़दीक भी जाना नहीं चाहते, उसका ट्रीटमेंट बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि कोई भी उसको ट्रीट नहीं करना चाहता। बट अवेयरनेस ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम अवेयर होंगे तो हम समझ पाएंगे कि लेप्रोसी डज नॉट स्प्रेड वेरी इजीली। लेप्रोसी स्प्रेड होने के लिए अ प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ अनट्रीटेड पर्सन इज नीडेड। उसके ड्रॉपलेट्स फ्रॉम नोज या माउथ से ही लेप्रोसी एक इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। अदरवाइज थोड़े बहुत कैजुअल बातचीत से या ब्रीफ इंटरेक्शन से लेप्रोसी डज नॉट स्प्रेड। यह अवेयरनेस जरूरी है। बिना इस अवेयरनेस के लेप्रोसी पेशेंट्स की हालत बहुत प्लाइटफुल हो जाती है बिकॉज नो वन इज विलिंग टू ट्रीट देम, दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज वाई लेप्रोसी के अगेंस्ट अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट एंड स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना इज इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
लास्ट जो एनालिसिस था उसमें जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, किसके पास अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, आंसर इज जापान, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में। यहाँ पे 1500 होगा और तीसरा तो गलत है ही, ये फुल कवरेज के लिए है नहीं, तो करेक्ट आंसर वुड बी वन ओनली। टोकामैक में सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया बिकॉज यहाँ पे होना चाहिए फ्यूजन रिएक्शन, और यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे क्रिटिकलिटी ऑफ द सप्लाई एंड जियो पॉलिटिकल ऑर्डर इज ऑल्सो अ रीजन। मिशन अन्वेषण में दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।